बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रिव्यू एक्सरसाइज 1B, क्वेश्चन नंबर 11 से ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन हैं 17 तक आज हम सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट है कि अ फैक्ट्री कैन मैन्युफैक्चर 200 आइटम्स इन अ डे। एक दिन के अंदर फैक्ट्री 200 आइटम बनाती है। ये साथ लिखी हुई न्यूमेरिकल के वैल्यू। यूजिंग 10 मशीन्स, 10 मशीनें इस्तेमाल करते हुए। हाउ मैनी आइटम्स, अननोन को एक्स का नाम देना है, कैन बी मैन्युफैक्चर्ड बाय यूजिंग 14 मशीन्स इन 4 डेज। ठीक हो गया। अब ये कंपाउंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है और इसकी प्रैक्टिस आप पहले 1.18 एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 to 10 सॉल्व कर चुके हैं। अभी हम इसका यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एक दफ़ा फिर बता देता हूँ कि जब प्रोपोर्शन का या कंपाउंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले तो आपने जो गिनती होती है न्यूमेरिकल वैल्यू, इसको देखना है और फिर इसका यूनिट देखना है कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, ये आइटम है तो इधर मैं लिख देता हूँ आइटम, ऊपर इंग्लिश में लिखना है और नीचे इनकी तादाद लिख देनी है, विच इज़ 200 इन दिस केस। इन अ डे, यहाँ पे डे लिख देते हो। एक दिन के अंदर यूजिंग 10 मशीन्स, यहाँ पे मशीन लिखते हैं। मशीन्स कितनी है जी? 10 मशीनें। तो ये क्वेश्चन का जो हाफ स्टेटमेंट थी यहाँ तक हमने लिख ली। हाउ मैनी आइटम्स, कितने आइटम, कैन बी मैन्युफैक्चर्ड, बनाए जा सकते हैं बाय यूजिंग 14 मशीन्स इन 4 डेज। ये जनाब कंपाउंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक्स वाली के साथ एक एरो अपवर्ड यूज़ कर लेना है। डाउनवर्ड भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि पूरा जो चैप्टर है या डोमेन है मैंने आपको अपवर्ड एरो के साथ सिखाई है, लिहाजा आप एक एरो तो अपवर्ड ही लगाएंगे। अब अगर तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन हुआ इसके साथ दूसरा, तो फिर आप अपवर्ड ही लगा देंगे। दोनों की डायरेक्शन एक जैसी होनी चाहिए। और अगर इन्वर्स हुआ तो डाउनवर्ड होगी। अब इस केस में आप देख लें, लिखा हुआ है आइटम और दिन। इस चीज़ को देखें ना, मशीन को, इन दो को कंपेयर करें। अब देखें ज़्यादा दिन अगर मशीन चलती है, जितनी मर्जी मशीन है, 5 कह लें 10 कह लें, फिक्स कर लें एक अमाउंट। ये फिक्स होगी ना, जब आप इसको छेड़ नहीं रहे तो ये फिक्स होगी। इसकी ये क्वांटिटी को देखना ही नहीं है 10 14 होगी क्या होगी, इसको छुपा लें बस, इसको नहीं देखना, इन दो को देखें बस। जब ज़्यादा दिन मशीनें चलेंगी तो फिर ज़्यादा आइटम बनेंगे। तादाद नहीं देखनी मशीनों की, इस चीज़ को तो हमने वैसे ही इग्नोर कर दिया। ये दूसरी जो दिन है वो ज़्यादा लगेंगे, ज़्यादा आइटम बनेंगे। अगेन बता देता हूँ, आपने इन दो के साथ कंपैरिजन करना है, एक्स वाली रकम का आइटम का दिनों के साथ। जब आइटम का दिन के साथ किया, आपने कहा ज़्यादा दिन चलेंगे मशीनें तो फिर ज़्यादा आइटम बनेंगे। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन इन दोनों का हो गया। अब डेज को इग्नोर कर दें, आइटम और मशीनों के बारे में बात करें। ये देखें आइटम का निशान अपवर्ड है, इसके साथ मशीन है, तो ज़्यादा आइटम चाहिए होंगे तो ज़्यादा मशीनें चलानी पड़ेंगी। अब दिन इसमें कांस्टेंट हो गए हैं, दिनों को कंसिडर ही नहीं करना। तो इसके साथ डे के साथ भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन था, इस मशीन के साथ भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, लिहाजा ये अपवर्ड एरो आएंगे। फिर उसके बाद ये होता है कि ये जो एरो हेड होता है ये आपने सिलेक्ट कर लेना है और इनको डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर की शक्ल में फ्रैक्शन बना के लिख लें। जो एरो हेड वाली रकम है वो बटे के नीचे आ जाएगी और जो दूसरी रकमें हैं वो बटे के ऊपर। ऐसे डिनोमिनेटर में आ गया 4 1, इधर आ गया 14 और डिनोमिनेटर में आ गया जनाब 10। ये एक्स की वैल्यू मालूम करनी है, 4/1 इंटू 14/10 इंटू 200 और ये कैंसिल हो गए, 1 0 इसके साथ, बाकी 20 रह गया। ठीक है, 4 इंटू 14 इंटू 20, तो टोटल क्या जवाब बना, 1120। तो अगर 14 मशीनें चलेंगी 4 दिनों के अंदर 1120 आइटम बन जाएंगे। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है कंपाउंड प्रोपोर्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ये भी कंपाउंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है 25 लेबर्स, लेबर्स कहते हैं मजदूरों को, कैन कंस्ट्रक्ट 5 रूम्स इन 18 डेज। कंपाउंड प्रोपोर्शन है, 3 चीज़ें इसके अंदर हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पे लिखें सोल्यूशन, फिर उसके बाद इंग्लिश में लिख दें क्या चीज़ है, उनका यूनिट। सबसे पहले लेबरर्स हैं, इनको मजदूर भी लिख सकते हैं और लेबरर्स
भी लिख सकते हैं, लेबर्स, और यहाँ पे रूम है, उनके बाद डेज है। इन हाउ मैनी डेज, 25 मजदूर थे, 5 रूम बना रहे थे 18 दिनों के अंदर। हाउ मैनी डेज, एक्स आ गया। कैन 10 लेबर्स, 10 लेबर के नीचे आ गया। कंप्लीट 10 रूम्स इन ऑफ द सेम साइज। लें जी, एक्स वाली अननोन के साथ आपने अपवर्ड एरो लगा देना है। फिर डेज का कंपैरिजन करेंगे रूम के साथ। ये देखें, लेबर्स को कांस्टेंट कर लें। ज़्यादा दिन अगर मजदूर काम करेंगे तो ज़्यादा कमरे बनाएंगे, ठीक है। एक एरो अपवर्ड था तो दूसरा भी अपवर्ड आएगा, क्यों? क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। फिर डेज का ले लें लेबर्स के साथ, कि मजदूर अगर ज़्यादा होंगे, मजदूर ज़्यादा होंगे तो दिन कम लगेंगे मकान बनाने में, ठीक है ना। ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। अब इसमें आप ऐसा करें, जो एरो हेड है उसको सिलेक्ट कर लें, क्यों? इसको डिनोमिनेटर के तौर पे लिखना है आपको। कैसे लिखेंगे? x ओवर 18 दिस इज इक्वल टू 10 ओवर 5 इंटू 25 ओवर 10। ये चीज़ इससे कैंसिल, बाकी रह गया 5, 5 25, जस्ट 5 रह गया इस साइड पे। इधर वाला जो 18 है डिवाइड कर रहा है दोनों साइड पे, मल्टीप्लाई कर दें तो ये x आ गया जनाब 8 5 40, 4 असल 5 1 5 4, और ये 90, x आ गया 90, और x क्या है? दिन है। तो 90 दिन लगेंगे इन मज़दूरों को 10 कमरे बनाने में, और अगर 10 मज़दूर साथ हों तो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें लिखा है कि अ फैक्ट्री मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 25% अबव द कॉस्ट प्राइस। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 5000 रुपीज़ and its selling price is 4500 रुपीज़। फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज गिवन टू द कस्टमर। इसमें 3 मेन कॉन्सेप्ट्स यूज़ हुए हैं। एक हुआ है मार्क प्राइस, ठीक है, दूसरा है कॉस्ट प्राइस का वर्ड यूज़ हुआ है, और तीसरा यूज़ हुआ है डिस्काउंट का, ये वाली चीज़, और ये सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस को एमपी भी कहते हैं, और ये वो वाली प्राइस होती है जो किसी भी आर्टिकल या चीज़ के ऊपर लिखी होती है। उसके बाद कॉस्ट प्राइस को सीपी भी कहते हैं, ये वो वाली कीमत होती है अगर तो आप खुद बनाएं कोई चीज़ तो उसके ऊपर जो खर्चा आता है उसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं, या अगर आपने चीज़ खरीदी है तो जो इनिशियल शुरू वाली जो कीमत होती है उसको कीमत खरीद या कॉस्ट प्राइस कहते हैं। सेलिंग प्राइस को एसपी भी कहते हैं, और ये वो वाली कीमत होती है जो दुकानदार अपने ग्राहक को बेचता है तो उसको सेलिंग प्राइस कहते हैं। डिस्काउंट, डिस्काउंट वो वाली चीज़ होती है, वो वाली अमाउंट होती है जिसको हम रायत कहते हैं उर्दू में। और मार्क प्राइस जो चीज़ के ऊपर लिखा होता है कीमत, मिसाल के तौर पे ये एक कोई भी आर्टिकल है, इसके ऊपर लिखा हुआ है 50, ये 5000 रुपया, दुकानदार कहता है कि भाई मैं आपको ये 4800 रुपये में दे दूंगा। 200 रुपया दुकानदार ने ये जो छोड़ा है इसको रायत उर्दू में बोलेंगे, और इसको मैथमेटिक्स में या इंग्लिश में डिस्काउंट हम कहेंगे। तो ये क्वेश्चन आपने एक्सरसाइज 1.20 यानी 1/20 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 से 7 तक प्रैक्टिस किए। ये उन्हीं जैसा एक क्वेश्चन है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देख लें, कहते हैं मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल 25% अबव द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस दी हुई है 5000 रुपया, तो मैं लिख देता हूं कॉस्ट प्राइस 5000। अब कॉस्ट प्राइस के ऊपर जो मार्क प्राइस लिखी हुई है वो 25% ज्यादा है। मार्क प्राइस अगर निकालनी है एमपी मार्क प्राइस, तो ये क्या है? ये 25% मोर, मोर का मतलब होता है जमा, 25% मोर देन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या थी? 5000 रुपया थी। 25% को मैं ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ, और ये 25% किस चीज़ का निकालेंगे? तो इसने कहा है 25% ऑफ कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस का 25% अबव। तो ये इस चीज़ को सॉल्व करेंगे अगर, तो ये बन जाएगा 25/100, ऑफ की जगह मल्टीप्लिकेशन, कॉस्ट प्राइस सीपी की जगह एक दफ़ा फिर से 5000 पुट कर दें, और जमा ये अलग 5000 रुपया। ये हम फाइंड क्या कर रहे हैं? हम फाइंड कर रहे हैं मार्क प्राइस एमपी। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट जैसे लिखा हुआ था, मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल 25% अबव, अबव का मतलब जमा, तो ये जमा कर दिया, अबव द कॉस्ट प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस आ गई। अब ये 25% किस चीज़ का? 25% कॉस्ट प्राइस का बढ़ा, इसलिए हमने लिख दिया 25% ऑफ सीपी कॉस्ट प्राइस। इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, ये 2 जीरो इसके साथ कैंसिल, 25 5 125, और साथ एक ज़ीरो है, तो ये 1250 रुपये हो गए। ये 5000 इसके अंदर मजीद जमा कर दें तो ये कितना बन गया? ये बन गया 6250 रुपये। ये वो वाली अमाउंट है जो इस आर्टिकल के ऊपर लिखी हुई है। कोई भी चीज़ है, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि उसके ऊपर जो अमाउंट लिखी हुई थी वो लिखी हुई थी रुपीज़ 6250 रुपये। अब वो दुकानदार ने क्या किया?
एंड इट्स सेलिंग प्राइस, और उसने जो सेल कर दिया वो की सेलिंग प्राइस 4500 रुपये में सेल कर रहा है, 4500 रुपये में। अगेन मैं सारा क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, जो खर्चा आया या जो कॉस्ट प्राइस थी फैक्ट्री की वो कितनी थी, 5000 रुपये। फिर वो कह रहा है कि उस 5000 रुपये के ऊपर मजीद फैक्ट्री वालों ने अपना जो प्रॉफिट है, खर्चा मर्चा या प्रॉफिट जो बाकी होता है वो रखा, वो कितना था, 1250 रुपये। अब टोटल जो मार्क प्राइस है वो होती है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट कह लें, या जो अबव उन्होंने कहा है। तो ये जनाब 1250 था, दोनों को ऐड किया तो ये बन गया 6250। तीसरी जो चीज़ थी वो थी सेलिंग प्राइस, 6250 रुपये चीज़ के ऊपर लिखे हुए हैं, जबकि बेच रहा है वो 4500 रुपये की। खर्चा इसके ऊपर आया था उनका 5000 रुपया। अब इन दोनों की जो डिफरेंस है मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस है, एमपी माइनस एसपी, इसको बोलते हैं डिस्काउंट, रायत। अब चीज़ जो थी वो 6250 रुपये उसके ऊपर लिखा हुआ है, सेलिंग प्राइस है उसकी 4500 रुपया। अब जो लेने वाला है, जिसको दुकानदार ने चीज़ सेल की है, उसको कितना फ़ायदा हुआ, 6250 में से 4500 माइनस कर दें, 0.5 और ये 12 8 और यहाँ पे कितना रह गया यार, कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं, टाइम सेव हो जाएगा, सॉरी टाइम वेस्टिंग। ओके, 6250 माइनस 4500 रुपये, तो ये 1750 रुपये थे। डिस्काउंट कितना हुआ है, 1750 रुपये का। लेकिन यहाँ तक वो नहीं रुक रहा, जिसने बुक लिखी है कहता है फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज। अब ये हमने लिखा है न्यूमेरिकल वैल्यू निकाली है, इसी की अगर परसेंटेज निकालनी पड़ जाए, डिस्काउंट इन परसेंटेज, तो उसका फार्मूला ये होता है डिस्काउंट की न्यूमेरिकल वैल्यू ओवर मार्क्ड प्राइस, एमपी मल्टीप्लाइड 100%। अब डिस्काउंट है 1750 रुपये का, 6250 रुपये मार्क प्राइस है, 100 यहाँ पे आ गया और साथ में ये ज़ीरो आ गया। इस चीज़ को अगर मैं कैलकुलेटर की मदद से कर लूँगा सॉल्व, तो थोड़ा इजी भी होगा और जल्दी भी होगा। 1750 ज़रब 100 और इसको डिवाइड कर दिया 6250 पे, जो अब आ गया 28 और 7% का निशान लगा रहने दें, 28 और ये परसेंट। ये जनाब डिस्काउंट परसेंटेज है जो हमने फाइंड कर ली, डिस्काउंट परसेंटेज, और ये डिस्काउंट की वैसे न्यूमेरिकल वैल्यू है 1750 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, इसमें लिखा हुआ सईद इन्वेस्ट्स ₹12,000 एट, ये 8.5% लिखा हुआ है, 8.5% पर ईयर प्रॉफिट। नाउ सॉरी, हाउ मच वुड द अमाउंट बी आफ्टर 2 years and 6 months। सबसे पहले तो ये देख लें ये क्वेश्चन है किस चीज़ से रिलेटेड। आपने इस चीज़ की प्रैक्टिस 1.21 एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक की है, और इसको क्या कहते हैं, ये प्रिंसिपल अमाउंट है जो इन्वेस्ट कर रहा है, ये वो रेट है जिस रेट पे वो इन्वेस्ट कर रहा है, और उसके बाद ये क्या है, टाइम है, टी। इन सारी चीज़ों का PRT का एक फार्मूला था, उसको आपने याद किया था, प्रॉफिट PRT। इसको इधर आप इंटरेस्ट भी कह सकते हैं आई के साथ, इसको आप प्रॉफिट भी कह सकते हैं, ये तो ये फार्मूला है जनाब। अब ये फार्मूला यूज़ हुआ है, इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। सईद इन्वेस्ट ₹12,000, हाउ मच वुड अमाउंट आफ्टर 2 years, 2 सालों के बाद रकम कितनी हो जाएगी। चलें सबसे पहले तो प्रॉफिट निकालते हैं, फिर प्रॉफिट के अंदर जो ओरिजिनल अमाउंट है वो जो इन्वेस्ट कर रहा है उसको ऐड कर देंगे तो वो टोटल अमाउंट बन जाएगी। प्रॉफिट निकालने के लिए मैं फार्मूला यूज़ करूंगा, ये जो राइट साइड पे लिखा मैंने, प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई रेट, रेट क्या है 8 2 16 जब 17/2% पर ईयर प्रॉफिट, हाउ मच वुड द अमाउंट बी आफ्टर 2 years। अब टाइम देख लें, 2 years and 6 month, 2 years and 6 month, तो इसको आप लिख सकते हैं 1.5 ईयर, नहीं 2.5 ईयर, 2 साल पूरे और साथ में 6 महीने हैं, 6 को हाफ लिख दिया। अच्छा ये कन्वर्जन भी मैं आपको करके यहाँ पे दिखाई देता हूँ कि ये टोटल बन गए, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो ये 2 सालों के बन गए 24 महीने, 24 महीने ये वाले, 24 सॉरी, और 6 महीने ये वाले ऊपर वाले,
24 जमा 6 ये कितने हो गए 30 मंथ। अब 30 को अगर हम डिवाइड कर देना 12 पे, 12 दो 24, 5 शारिया नहीं 6, 12 5 60। सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि ये मैंने सही लिखा है। आप इसको घंटों में भी कन्वर्ट, सॉरी, जिस तरह से हम मिनट को घंटे में कन्वर्ट करते हैं वैसे हमने क्या किया, इसको टाइम को सालों में लिखना होता है। तो ये 6 मंथ है, उसको कन्वर्ट किया तो वो आधा साल होके 2.5 ईयर्स बन गया टोटल। अब इसकी जस्ट कैलकुलेशन है वो क्या, 12,000 ज़रब 17/2 पहले से मौजूद है, ये परसेंट वाला ये 100 नीचे आ गया। फिर ये है जनाब 2.5, इसको हम लिख सकते हैं 25, और पॉइंट के बदले 1 और 5 के बदले 0, 2 ज़ीरोज़ और 1 ज़ीरो, 3 टोटल, ये 3 से कैंसिल। बाकी जो रकमें रह गई हैं इनको कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। 12 इंटू 17 इंटू 25, 5100 डिवाइडेड बाई ये वाला 2 भी है, डिवाइडेड बाई 2, ये बन गया 2550 रुपये, यानी 2550। ये प्रॉफिट है। हमसे ये डिमांड की गई है हाउ मच वुड बी द अमाउंट। तो अब क्या करेंगे, टोटल अमाउंट लिखेंगे हम इस साइड पे, और ये कैसे बनेगी, प्रॉफिट, और इसमें ऐड कर दें प्लस ओरिजिनल अमाउंट जो इन्वेस्ट की थी 12,000 रुपया, और ये टोटल होगी 12,000 और 2,000, ये 24,000, सॉरी 14,550 रुपये, 14,550 रुपीज़। ये जनाब आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 14 का, जो हमसे डिमांड किया गया था। बिल्कुल इन्हीं तरह आसान आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, लिखा हुआ है फ़हीम गॉट हिज कार इंश्योर्ड एट रेट ऑफ 3% फॉर 3 ईयर्स। ये इंश्योरेंस के बारे में क्वेश्चन है, और ये एक्सरसाइज 1.22 के अंदर, यानी 1.22 मश्क के अंदर हमने सॉल्व किया था। और क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक इसकी प्रैक्टिस है। अगर आप पहले ये लेक्चर नहीं अटेंड कर सके तो आप इस पूरी एक्सरसाइज जो 8 क्वेश्चन है वो इंश्योरेंस से रिलेटेड ही है। इसमें लिखा हुआ है फ़हीम गट हिज कार इंश्योर्ड एट द रेट 3% फॉर 3 ईयर्स, द वर्थ ऑफ हिज कार इज ₹850,000। 8,50,000 रुपए की कार है। फाइंड द टोटल अमाउंट पेड एज प्रीमियम। कितनी किस्तें उसने अदा की प्रीमियम के तौर पे, वो टोटल बताइए। इफ रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इज 10% पर ईयर। 1.22 एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 था खास तौर पे, उसके अंदर एग्जैक्टली इसी तरह के क्वेश्चंस थे। दोबारा बता देता हूँ इसमें क्या बात उसने की है। उसने ये कहा कि एक कार है जो कि 8.5 लाख रुपए की है, उसकी इंश्योरेंस कराई है फ़हीम नाम के बंदे ने, और वो क्या कहता है कि 10% कार की कीमत में हर साल कमी भी हो जाती है। तो आप ये बताएं कि वो 3 साल के आखिर पे कितनी प्रीमियम अदा कर देगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ वर्थ ऑफ कार, वर्थ ऑफ कार यानी कार कितने की है, वो है जी 850,000, यानी कि 8,50,000 रुपए की ये। और देख लें कहीं पे पॉलिसी फीस की बात नहीं की गई, रेट जस्ट बताया हुआ है, और रेट क्या है 3%, 3% रेट बताया। अब इसका जो फर्स्ट प्रीमियम है उसमें तो गाड़ी की कीमत 8.5 लाख की है, कोई कमी नहीं हुई। तो जो फर्स्ट प्रीमियम पहले साल पे करना है उसको लिखेंगे फर्स्ट, और इधर लिखेंगे प्रीमियम, प्रीमियम दिस इज इक्वल टू 3% ऑफ 850,000, 8,50,000 का 3%। ये सोल्यूशन के वक्त 3 ऐसे आ जाएगा और इसके बटे में आ जाएगा 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लिकेशन, और ये आ जाएगा 850, ये 2 ज़ीरोज़ कैंसिल होगी, और 3 ज़रब होगा 300, फिर 300, फिर 5 3 15, एक हासिल, 8 3 24 और एक हासिल वाला 25। तो ये 25,500 रुपया जनाब फर्स्ट प्रीमियम पहले साल में पे कर देगा। जैसा ही प्रीमियम पे करेगा तो गाड़ी की जो अमाउंट होगी, दूसरा साल शुरू हो जाएगा, और दूसरे साल में जो गाड़ी की कीमत है वो गिर जाएगी, कितने 10% गिर जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ गाड़ी की जो कीमत कमी आई है उसको डेप्रिसिएशन लिखते हैं, DEP, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, ठीक है। कितनी है, पहली साल की, तो इसको फर्स्ट डेप्रिसिएशन कह लें। दूसरा साल शुरू हो चुका है, पहली कमी उसके अंदर 10% ऑफ 850,000, 8,50,000 के अंदर 10% कमी। इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि 10 है, उसके बटे में ये 100 आ जाएगा, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लिकेशन, और ये आ जाएगा 850,000, 2 ज़ीरोज़ कैंसिल,
बाकी ये सेम अमाउंट इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, 850, 00 ये वाली और 10 ये वाली, तो ये 85,000 रुपीज़ जो गाड़ी की कीमत है वो कम हो जाएगी। तो अब न्यू जो वर्थ है गाड़ी की दूसरे साल में, वर्थ ऑफ कार दूसरे साल के अंदर वो कितनी रह गई, 8,50,000 माइनस 85,000, 85,000। तो ये देख लें, 25,000, 50,000 ये वाला ऊपर वाला और 25,000 ये गया, तो बाकी रह गई 7,85,000 रुपये, नहीं 75। अभी इसको वेरीफाई कर लेते हैं कैलकुलेटर के ऊपर, कैसे, ये देखिए, 8,50,000 माइनस 85,000, 65, सॉरी, ये 65,000, 7,65,000 रुपया जनाब जो कार की जो उसकी वर्थ है वो रह गई है। अब जो दूसरी उसने अमाउंट पे करनी है प्रीमियम, और वो दूसरा प्रीमियम इसके हिसाब से देगा, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे सेकंड प्रीमियम। प्रीमियम की शरह है 3%, तो इसको लिखेंगे 3% ऑफ। अब यहाँ पे 8,50,000 नहीं आएगा बल्कि 7,65,000 आएगा। 3% के बदले 100 ऑफ की जगह मल्टीप्लिकेशन 765,000, ये 2 ज़ीरोज़ कैंसिल, और बाकी जो अमाउंट रह गई है इसको मल्टीप्लाई कर लें। टाइम सेविंग के लिए मैं ये कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ, ये लिखा हुआ पहले से, इसका जनाब 3% लेना है, तो उसको मल्टीप्लाई कर दें 3 के साथ और डिवाइड कर दें 100 पे, तो 22,950 रुपया उसकी दूसरी इंस्टॉलमेंट बनेगी। ये सेकंड प्रीमियम है। अब सेकंड प्रीमियम अदा कर दिया, 2 साल ख़त्म हो गए, गाड़ी के अंदर मज़ीद कमी आ जाएगी गाड़ी की वैल्यू में। अब वो जो कमी होगी वो कैसे निकालेंगे, उसको हम कहेंगे सेकंड एप्रिसिएशन। कमी 10% हो रही है, तो इसको लिखेंगे 10% ऑफ ये वाली जो अमाउंट रह गई थी 765,000, इसका 10% निकालना है। ये 10/100 ऑफ की जगह मल्टीप्लिकेशन 765,000, ये 2 ज़ीरोज़ कैंसिल और बाकी बच गया 765 और ये 00, यानी इस दफ़ा 76,500 रुपये कम होगी गाड़ी की कीमत। अब जो टोटल वर्थ रहेगी है गाड़ी की, उसको मैं इस कलर के अंदर लिख रहा हूँ, वर्थ ऑफ कार। ये तीसरा साल शुरू हो चुका है और तीसरे साल के अंदर जनाब जो गाड़ी की कीमत है वो रह गई 7,65,000 माइनस 76,500 रुपये। इन दोनों को माइनस कर दें। माइनस करने के लिए मैं कैलकुलेटर यूज़ करता हूँ, क्योंकि पिछली दफ़ा भी ये गलती हो गई थी। 7,5,000 माइनस 7,6,500, 6,88,500, जनाब 6,88,500 रुपए की गाड़ी अब रह गई है। अब जो तीसरा प्रीमियम देना है ना, जितनी गाड़ी रह गई है वैल्यू गाड़ी की उसके ऊपर दिया जाएगा, और उसको हम कहेंगे थर्ड प्रीमियम। थर्ड प्रीमियम, और वो कैसे था, 3% ऑफ जितनी गाड़ी की अमाउंट है ये। आप परसेंट को लिख सकते हैं 3/100, ऑफ की जगह मल्टीप्लीकेशन 688,500, ये 2 ज़ीरोज़ कैंसिल होगी, बाकी जो अमाउंट बची है उसका 3 टाइम ले लें और वो डेफिनेटली कैलकुलेटर पे इजी है फाइंड करना। 6,885 मल्टीप्लाइड बाई 3 टाइम आएगा 20,655। तो ये वो अमाउंट है जो तीसरे साल पे करता है। अब मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि पहले साल 25,500 रुपया दे रहा है क्योंकि गाड़ी महंगी थी। दूसरे साल गाड़ी की वैल्यू में कमी हुई, इस वजह से उसको प्रीमियम भी 22,950 देना पड़ा। तीसरे साल मज़ीद कमी होगी और प्रीमियम मज़ीद कम हो गया। ठीक है, अब हमने ये बताना है कि टोटल प्रीमियम उसने कितना अदा किया। तो टोटल प्रीमियम के लिए मैं यही रेड कलर ही यूज़ करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल प्रीमियम। टोटल प्रीमियम में क्या होगा, 25,500 प्लस 22,950
प्लस 20,655 रुपीज़, इन सब को ऐड कर दें तो जो जवाब बनेगा वो टोटल प्रीमियम होगा जो जनाब फ़हीम साहब 3 सालों के अंदर पे कर रहे हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा इधर करके ये जनाब क्लियर कर लेते हैं। फिर उसके बाद 25,500 जमा 22,950 प्लस 20,655 6,9,105 69,105 रुपीज़ एज अ प्रीमियम वो अदा कर रहा है 3 सालों के अंदर फ़हीम। ठीक है, 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 है और स्टेटमेंट इसकी कि असलम स्टार्टेड अ बिजनेस विद ₹35,000। आफ्टर 3 months Akram joined the business with ₹4,000 and after 6 months Asghar invested ₹5,000. At the end of the year they earned a profit of 1620 find share of each in the profit। ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड पार्टनरशिप वाले जो क्वेश्चंस थे ये वो वाले हैं कि जिसके अंदर कुछ दोस्त मिलके अपना कारोबार करते थे और इस चीज़ की प्रैक्टिस आपने एक्सरसाइज 1.23 1.23 मश्क के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक सीखा था कि कैसे अगर कुछ दोस्त मिल के कारोबार करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं, तो कैसे आपने उनका जो मुनाफा है या नुकसान है उनके दरमियान इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। जो जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा उसको उतना ज़्यादा फ़ायदा या नुकसान होगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर भी एक दोस्त है, उसका नाम असलम है, दूसरे का नाम अकरम है और तीसरे का नाम असगर है। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका कर ये पड़ा था कि आपने लिखना है असलम रेशो अकरम दूसरा दोस्त और रेशो तीसरा दोस्त असगर। तमाम दोस्तों के आपने नाम लिख लेने हैं जो जो कारोबार मिल के कर रहे हैं, फिर उनकी अमाउंट निकाल लेनी है कि वो टोटल कितना इन्वेस्ट करते हैं। असलम स्टार्टेड अ बिजनेस विद 35,000 रुपीज़। असलम ने तो जनाब 35,000 रुपया लगाया सबसे पहले और कारोबार स्टार्ट कर लिया। आफ्टर 3 months, अब देखें 3 महीने के बाद शामिल हो रहे हैं अकरम साहब। अब जो अकरम साहब को हिसाब किताब जो इसका हिस्सा बनेगा, अब वो 12 महीनों का तो नहीं बनेगा ना साल के बाद, 3 महीनों के बाद शामिल हो रहे हैं। 3 महीने 12 में से निकाल दें, कितने पैसे दे रहे हैं 4,000 रुपया, तो 4,000 इधर शामिल करेंगे हम, 4,000 रुपया अकरम साहब का है। और जो तीसरे दोस्त हैं असगर, वो इन्वेस्टेड 5,000 रुपया। अभी इसके अंदर थोड़ी सी अमेंडमेंट करनी है हमने, तब्दीली, वो मैं एक दफ़ा अमाउंट जस्ट लिख रहा हूँ, दोबारा से इसको रीड करते हैं। असलम स्टार्टेड अ बिजनेस विद ₹35,000। अकरम साहब को जो हिसाब मिलेगा वो पूरे 12 महीनों का हमने देना है। आफ्टर 3 months अकरम ज्वाइन द बिजनेस। अकरम ने बिजनेस को ज्वाइन किया 4,000 रुपया दे के। अब पहले 3 महीने तो अकरम साहब गायब थे, अब उन 3 महीनों का तो नहीं मिलेगा ना इनको फ़ायदा। अब वो 3 महीने निकाल दें 12 में से, बाकी इनका 9 महीने का हिसाब करना है। और तीसरे जो दोस्त हैं असगर साहब, आफ्टर 6 months असगर ज्वाइन, 6 महीने के बाद 12 में से ये वाले 6 निकाल दें, बाकी 6 महीने रह गए। अब असगर का 6 महीनों का हिसाब निकालना है, अकरम का 9 महीनों की इन्वेस्टमेंट है और असलम के पूरे साल की यानी 12 महीनों की इन्वेस्टमेंट है। अब इनको हम क्या करेंगे, टोटल अमाउंट इनकी निकालेंगे। ये 6-5 30,000 बन गई असगर साहब की, 9-4 36,000 बन गई अकरम की। और इसी तरह से इसकी अगर निकालेंगे 12,000 फिर 12,000 12-5 60 6 असल 12 2 24 3 36 और 6 42। इसको मजीद एक दफ़ा ना मैं वेरीफाई कर लेता हूँ कैलकुलेटर की मदद से। समटाइम्स होता है कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, फिर सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। 35 ज़रब 12 420,000, ठीक है। ये 4,20,000 इन्वेस्ट करेगा साल के अंदर, इसकी जो अमाउंट बनेगी। नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है वो ये होता है कि आपने इनको एक सिंपलेस्ट नंबर पे तकसीम करना है, डिवाइड करना है। अब यहाँ पे आ गया 420, यहाँ पे 36 है, यहाँ पे 30 है, तो एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिन पे ये तमाम तकसीम हो रहे हो। तो मेरी नज़र में तो ये एक दफ़ा 2 पे तकसीम हो रहा है, 2 2 4, फिर 2 1 2 और ये 0 आगे 7, 2 1 2 2 8 16, फिर 2 1 2 और 2 5 10। अब ये 3 पे तकसीम हो रहा है, फिर 3 7 21, 3 6 18 और 3 5 15। ठीक है, इनके अलावा अब ये मज़ीद तकसीम नहीं होगा किसी भी मखसूस नंबर पे। देन टोटल रेशोज़ फाइंड कर लिया करते हैं। टोटल रेशोज़ या टोटल हिस्से कितने बन गए हैं, ये बन गए 70 + 6 + 5, 6 5 6 जमा 11 और 7 ये 8 और 1 81 बन गए 81। अब 81 81 सारे हिस्से टोटल बने हैं, उसमें से 70 हिस्से असलम को मिलेगा प्रॉफिट। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं असलम प्रॉफिट। अच्छा, एट द एंड ऑफ द ईयर दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 1620 फाइंड द शेयर। अब असलम का हिस्सा निकालना है, असलम शेयर ऐसे लिखेंगे आप। और दोबारा बता देता हूँ, इस चीज़ की प्रैक्टिस 1.23 के अंदर बेशुमार क्वेश्चन इस जैसे किए हैं हमने। तो क्या करेंगे, जो असलम साहब की रेशो है 7
70 ओवर टोटल रेशियो 81 मल्टीप्लाइड जितना प्रॉफिट हुआ है उससे मल्टीप्लाई कर दें। देन दूसरा फ्रेंड क्या है, अकरम है। अकरम के जब हम शेयर निकालेंगे, अकरम्स प्रॉफिट लिख लें या अकरम्स शेयर लिख लें, अकरम्स शेयर। तो इसका तरीकाकार क्या है कि असलम साहब की जो रेशियो है 6 हिस्से हैं 81 में से, इसको मल्टीप्लाई कर दें 1620 के साथ। देन तीसरा जो दोस्त है असगर, उसका हिस्सा निकाल लें। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही असगर का शेयर निकलेगा। और ये कैसे, असगर साहब की रेशियो विच इज़ 5 एंड टोटल रेशियो 81 मल्टीप्लाई 620। ठीक हो गया। अब इनको कैलकुलेटर के ऊपर फाइंड कर लेते हैं एक ही दफ़ा में। ये कैलकुलेटर के ऊपर तमाम जो कीमतें हैं वो हम दर्ज करेंगे, और इसको मैं थोड़ा सा इस साइड पे यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला क्वेश्चन है 1620 मल्टीप्लाई 70। ये जवाब आ गया 1,13,400, और इसको डिवाइड कर दें 81 से, तो जो बाकी अमाउंट बनी वो बन गई 1400 रुपया। ठीक है, एक दफ़ा दूसरा भी फाइंड कर लेते हैं। 1620 ज़रब 6 तकसीम 81। तो जनाब अकरम साहब का जो शेयर है वो 120 रुपये है। असगर साहब का भी फाइंड कर लेते हैं, फिर लिख के एक ही दफ़ा लेंगे क्योंकि कैलकुलेटर गायब हो जाएगा। इसको डिवाइड कर दें 81 पे 81 पे, तो ये आ गया 100 रुपया। तीनों दोस्तों का ये 100 रुपया था। असगर साहब का क्योंकि इन्होंने पैसे थोड़े इन्वेस्ट किए थे और काफ़ी अरसे बाद यानी 6 महीने के बाद इन्वेस्ट किए थे, अकरम साहब को 120 रुपये का फ़ायदा हुआ, और जो पहले इनके दोस्त थे इनको 1400 रुपये का फ़ायदा हुआ। क्यों कि इन्होंने 4,20,000 इन्वेस्ट की पूरे साल के लिए, अकरम साहब ने 36,000 और इन्होंने सिर्फ 30,000। तो फिर जो फ़ायदा है वो भी उसी हिसाब से होगा। असलम साहब को सबसे ज़्यादा, अकरम साहब को उससे कम, और सबसे कम जो है वो असगर साहब को फ़ायदा होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है। इसमें लिखा हुआ है असगर अली डाइड लिविंग एसेट्स वर्थ 655,275, यानी 6,55,275 रुपये असगर साहब छोड़ के फोत हो गए। फनरल एक्सपेंसेस वर, अच्छा ये आपने पढ़ा था इनहेरिटेंस, और ये एक्सरसाइज थी 1.24। रिव्यू एक्सरसाइज से पहले जो लास्ट एक्सरसाइज थी डोमेन 1 की, डोमेन 1 और उसकी सब डोमेन 6, उसकी लास्ट एक्सरसाइज 1.24। इनहेरिटेंस के बारे में क्वेश्चन है कि असगर अली डाइड लिविंग एसेट्स, यहाँ पे टोटल अमाउंट लिख लें। इन क्वेश्चंस को या इस तरह के क्वेश्चंस को इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। मैं यहाँ पे रिवाइज आपको करवा देता हूँ। आपने क्या लिखना है, सबसे पहले टोटल अमाउंट कितनी, 275 रुपये। ये जनाब टोटल असगर साहब की अमाउंट थी, वो जो छोड़ के फौत हो गया। फिर उसके बाद फनरल एक्सपेंसेस यानी जनाजे का या तजहीज़ व तकफीन जिसको कहते हैं, उसको इंग्लिश में बोलते हैं फनरल एक्सपेंशन, सॉरी फनरल एक्सपेंसेस, और वो कितने हैं, वो 5,275 रुपये जनाब असगर साहब की डेड बॉडी को दफन करने पे खर्च हो गए। ही हैड टू पे ₹50,000 डेट, जो कर्जा था उनके ज़िम्मे, डेट अमाउंट लिख लें या डेट अकेला लिख लें, वो कितनी थी, 50,000 रुपया। आफ्टर मेकिंग दीज पेमेंट्स, ये तमाम पेमेंट्स करने के बाद जो बाकी अमाउंट बच जाती है उसका 8वां हिस्सा यानी 1/8 और रिमेनिंग प्रॉपर्टी, ये उनकी विडो यानी उनकी जो बेवा है, बेगम है, उनको देना है 8वां हिस्सा। लेकिन सबसे पहले तो हम ऐसा करते हैं ना, जो अकॉर्डिंग टू शरिया है वो क्या, शरिया में ये कहती है कि सबसे पहले आपने जो कर्जे की रकम है वो अदा करनी है, जो तजहीज़ व तकफीन का खर्चा है दफन करने का उसको माइनस करना है। सो ये 5,275 रुपया ये जो तजहीज़ व तकफीन का हो गया, और ये 50,000 रुपया ओरिजिनल अमाउंट में से आपने माइनस करना है कर्जे वाला, और जो बाकी अमाउंट होगी वो अमाउंट उनकी बेवा फिर उसके बाद बच्चों में तकसीम करनी है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जनाब कैलकुलेटर के ऊपर 6,55,275, 6,55,275 रुपये टोटल अमाउंट माइनस 5,275, ये हो गए उनके तजहीज़ व तकफीन की अमाउंट। बाकी रह गया 6,50,000, और इसमें से माइनस कर दें 50,000 कर्जे वाली, तो 6 लाख रुपया सीधा सीधा बाकी असगर साहब का बच गया। 6 लाख रुपए अमानत के तौर पे ये आपके पास मौजूद है। अब आपने क्या करना है, इसका 8वां हिस्सा उनकी बेगम को देना है। तो यहाँ पे निकालेंगे विडोज शेयर, विडो कहते हैं बेगम को जिसका खामद फौत हो गया हो यानी बेवा। विडोज शेयर, तो यहाँ पे इंग्लिश में लिख लेते हैं साथ, विडोज शेयर, विडो का हिस्सा। ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा 1/8 ऑफ टोटल अमाउंट। टोटल कितनी अमाउंट है जो बच गई है, 6 लाख रुपया। ठीक है, आपने इस टोटल अमाउंट का नहीं फाइंड करना, गलत हो जाएगा। जो रिमेनिंग अमाउंट होती है उसका आपने फाइंड करना है 8th पार्ट, 1/8 ऑफ 600,000, 6 लाख का 8वां हिस्सा, यानी कि आपने 6 लाख को तकसीम कर देना है 8 पे, और जो अमाउंट आएगी वो असगर साहब की जो बेगम रह गई हैं उनको आपने दे देना है। 600,000 तकसीम 8, ये बन गया 75,000 रुपया। 75,000 रुपया असगर साहब की बेवा को दे दिया। अब उसके बाद जो अमाउंट बच गई वो बच्चों में तकसीम होगी। अब जो रिमेनिंग है 6 लाख में, ये ज़्यादा नहीं हो गया 1 0, ठीक है, 6 लाख माइनस 75,000, अब 75 माइनस होगा तो 5,25,000 बाकी रह गई। अब ये उनके बेटों में तकसीम करनी है। फाइंड द शेयर ऑफ हिज सन एंड 1 डॉटर, एक बेटा है
और एक ही बेटी है। व्हेन शेयर ऑफ सन इज डबल द शेयर ऑफ हिज डॉटर, तो यहाँ पे जब भी आपने मालूम करना है बेटा और बेटी का हिस्सा, तो उस वक्त आपने इन दोनों को कंपैरिजन करना है रेशो की फॉर्म में। ठीक, बेटे को 2 हिस्से देने हैं और बेटी को 1 हिस्सा देना है। उधर क्वेश्चंस ऐसे थे 1.24 एक्सरसाइज के अंदर कि बेटों की तादाद ज़्यादा होती थी तो आप 2 से ज़रब देते थे, बेटियों की जितनी भी तादाद होती है उसको 1 से ज़रब देते थे। फिर रेशियोज बन जाती थी, उन रेशियोज को सिंप्लीफाई करके और लास्ट में टोटल रेशियोज निकाल लिया करते हैं, जैसा कि इससे पहले क्वेश्चन के अंदर भी हमने किया। टोटल रेशियोज निकालेंगे 2 + 1, तो ये इस केस के अंदर टोटल रेशियोज 3 होगी। अब 3 में से अगर बेटे का हिस्सा निकालेंगे तो इसको लिख लें सन्स शेयर, बेटे का हिस्सा। तो बेटे का हिस्सा कैसे निकलेगा, बेटे की रेशियो विच इज़ 2 ओवर टोटल रेशियोज मल्टीप्लाइड जो अमाउंट रहती है, और 5,25,000 अमाउंट बाकी थी। इसी तरीके से अगर बेटी का हिस्सा निकालेंगे तो आप इंग्लिश में लिखेंगे डॉटर्स शेयर, डॉटर्स शेयर, और ये कैसे, बेटी का रेशो ओवर टोटल रेशो मल्टीप्लाई 52500 सॉरी। तो ये जनाब इनकी अमाउंट है, और इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैलकुलेटर की मदद से। और कैलकुलेटर आपको क्या बता रहा है, वो कहता है कि 25,000 और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से और फिर डिवाइड कर दिया 3 पे। तो जो बेटा है उसका जनाब हिस्सा आ जाएगा 3,50,000 रुपया, और जो बेटी है उसका हिस्सा कैसे निकालना है, 52500 मल्टीप्लाइड बाई 1 एंड डिवाइडेड बाई 3। ये 1,75,000 रुपया बेटी का, ये बेटी का हिस्सा है, और जो बेटे का हिस्सा था वो था 3,50,000 रुपया। बेटे और बेटी का हिस्सा फाइंड करने के साथ ही हमारा जो चैप्टर 1 है, जिसको डोमेन 1 कहा गया 8th क्लास के अंदर, वो ऑफिशियली और फॉर्मली तौर पे ख़त्म हो चुका है। इसके बाद इंशाल्लाह हमें अपना चैप्टर नंबर 2 यानी डोमेन 2 स्टार्ट करेंगे। अगर आपको डोमेन 1 के अंदर किसी भी सब डोमेन के अंदर, रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर, किसी भी किस्म की थ्योरी के अंदर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बेधड़क होकर मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर आपको सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। इसके अलावा यूट्यूब का जो कमेंट सेक्शन है वो पब्लिकली आपके लिए खुला हुआ है, आप वहाँ पे भी मेरे से किसी भी किस्म का मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और आपने एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो लेक्चर सीरीज़ है ये बहुत ही मेहनत के साथ बन रही है। आप अपने दोस्तों के साथ, उस्ताज़ा के साथ, क्लास फेलोज़ के साथ शेयर कीजिए। अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।